हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि जो चालकता होती है उसके आधार पे अगर बात करें तो पदार्थ जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब यहाँ पर अपन ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो है धात्विक चालकता पर और विद्युत अपघट्य की चालकता पर बात करने वाले हैं। तो उसी को समझते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर चालकता के आधार पर अगर बात करें तो जो पदार्थ होते हैं, मैटर जो होता है वो टू टाइप का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है आप सब लोग जानते हैं, आपने सब छोटी क्लासों में पढ़ा है। पदार्थ जो होते हैं वो चालकता के आधार पर या तो पदार्थ ऐसा होगा जिसके अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, या फिर पदार्थ ऐसा होगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है। तो ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसको अपन कहते हैं चालक, कंडक्टर उसको अपन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो आपका कुचालक होता है, जिसको अपन इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ जो हो गए वो विद्युत धारा के आधार पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है उसके आधार पर दो टाइप के हो गए, चालक और कुचालक, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पर इनका डेफिनेशन लिख सकते हैं। चालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे सारे पदार्थ जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, उनको चालक अपन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो बहुत सारी मेटल यहाँ पर होती है। कॉपर आपका हो गया, सिल्वर आपका हो गया, आयरन आपका हो गया, एल्यूमिनियम आपका हो गया, ये सब क्या है चालक के एग्जाम्पल हैं। ये सभी मेटल जो होती है ये चालकता प्रदर्शित करती है। आगे और डिटेल में अपन बात करेंगे कि क्यों इनके अंदर चालकता आती है, ठीक है। और कुचालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको अपन कुचालक कहते हैं। तो कुचालक की अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाता है रबर, ठीक है, प्लास्टिक, कांच, है ना, और लकड़ी भी आपका कुचालक होता है। इन सब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये सब होते हैं कुचालक। अब थोड़ा और आगे डिटेल में अगर बात करें तो चालक की अगर मैं बात करूं तो चालकता जो होती है ये फिर दो टाइप की होती है। या तो धातुओं की चालकता, अगर धातुओं के अंदर चालकता है तो उसको अपन कहेंगे धात्विक चालकता, धात्विक चालकता। और अगर किसी विद्युत अपघट्य के अंदर चालकता आ रही है तो उसको अपन कहते हैं विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता। तो चालकता जो होती है वो फिर से दो टाइप की हो गई। कौन सी हो गई? एक मेटेलिक कंडक्टिविटी आपकी हो गई, ठीक है, और एक आपकी होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, जिसको अपन विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। अब यहाँ इनको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि धात्विक चालकता क्या होती है, इसके अंदर चालकता कैसे आती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन समझने वाले हैं। उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा विद्युत अपघट्य के बारे में। विद्युत अपघट्य के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को डेफिनेशन समझा है। जब तक आपको विद्युत अपघट्य नहीं पता होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि विद्युत अपघटनी चालकता होती क्या है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ऐसे सभी पदार्थ, एक और डेफिनेशन है, मैंने पिछली बार कुछ और डेफिनेशन बताया था, एक और डेफिनेशन बताता हूँ जिससे आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में या उनको अपन डिजोल्व कर दें, किसी भी विलयन के अंदर उसको अपन ने जो है डिजोल्व करके रखा हुआ है, तो जब वो घुली हुई अवस्था में होते हैं, आप सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो या तो पिघली हुई अवस्था में हो या घुली हुई अवस्था में हो, तब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। वे सारे पदार्थ जो होते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोलाइट्स अपन किसको कहेंगे? या तो वो मेल्टिंग जो है स्टेट में है, या तो वो पिघली हुई अवस्था में है, या फिर वो किसी में घुले हुए हैं। तो घुली हुई अवस्था में और पिघली हुई अवस्था में जो पदार्थ विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हैं, वे सारे पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य की अगर मैं बात करूँ, विद्युत अपघट्य क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। तो विद्युत अपघट्य की अगर बात करूँ तो ये दो टाइप के होते हैं, इनको भी आपको समझना जरूरी है। तो विद्युत अपघट्य दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य और एक आपका होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। एक दुर्बल होता है और एक प्रबल होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ इनका बहुत सिंपल तरीका है समझने का, उसको समझिए आप। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, जब इनको आप डिजोल्व करते हो तो ये किसी भी विलायक के अंदर या किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व नहीं होते हैं। तो जो पूरे तरीके से डिजोल्व नहीं होते हैं वो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। और जो पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे आपने NaCl लिया उसको पानी के अंदर मिला दिया, NaCl को लिया उसको पानी के अंदर मिला दिया, तो ये पूरे तरीके से आयनों में टूट जाएगा।
कंप्लीटली आयनाइजेशन इसका हो जाएगा, ये पूरे तरीके से आयन में बदल जाएगा। मतलब जितना भी NaCl आप ले रहे हो वो सारा NaCl Na+ और Cl- बना देता है। तो ऐसा जो भी पदार्थ होता है उसको अपन कहते हैं वो प्रबल आपका विद्युत अपघट्य है। और ऐसा पदार्थ जिसको आप डिसोल्व करें, जैसे मान लो आपने एसिडिक एसिड लिया CH3COO, जिसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा, वीक जो विद्युत अपघट्य होता है, स्ट्रॉन्ग होता है उनके, तो CH3COOH जो है जब आप इसको डिसोल्व करते हो तो ये पूरे तरीके से CH3+ और COOH, इसको ऐसे लिखा जाता है HCOO-, तो पूरे तरीके से आयन में नहीं बदलता। मतलब जितना आप एसिडिक एसिड लोगे सारा का सारा आयन बना दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये आपका क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, और ये आपका क्या है, NaCl जो है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघट्य क्या होता है और प्रबल क्या होता है, दुर्बल क्या होता है। ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूरे तरीके से आयन में विभाजित हो जाते हैं, इनको डिसोल्व करते हैं, पूरे तरीके से आयन में बदल गए, तो वो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और जो पूरे तरीके से आयन में नहीं बदले हैं वो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन आते हैं धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता पर। देखो, प्रबल विद्युत अपघट्य की अगर अपन बात करें पहले, तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल आपका लिख देता हूँ। अगर एसिड की बात करो तो HCl आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4 भी आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है। और आपका नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें HNO3, ये भी आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है। अगर कोई मेटल के सोल्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ H की जगह मैं देता हूँ NaCl ले लिया मैंने, KCl ले लिया, ये दोनों भी आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। यहाँ आप ले लें Na2SO4, सोडियम सल्फेट की अगर बात करूँ तो ये भी आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है। और ये आपका यहाँ अगर बात करें, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसकी जगह अपन ये नाइट्रिक एसिड है, इसकी जगह बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है ना, हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम ले ले, तो ये भी आपका क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा। तो ये सारे एसिड हो गए, ठीक है। अगर अपन बेस की अगर बात करें, प्रबल बेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रबल बेस है, KOH आपका प्रबल बेस है, तो ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की अगर बात करें तो देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य आपका क्या हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। अभी मैंने बताया था आपको एसिडिक एसिड CH3COOH आपका एसिडिक एसिड आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और अगर अपन यहाँ पर देखें तो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर आ जाएगा, बेस की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है। कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है, दुर्बल क्षार हो गए ये, और ये दुर्बल आपके अम्ल हो गए। यहाँ आप और लिख सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट CH2CO3, ये भी आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर आता है। तो ये मतलब इनको आप अगर डिसोल्व करते हो तो ये पूरे तरीके से आयन में नहीं बदलते हैं, और जब आप इनको डिसोल्व करते हो तो ये पूरे तरीके से आयन में बदल जाते हैं। तो ये पूरे तरीके से आयन में बदल जाते हैं, मतलब ये प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। और ये सब पूरे तरीके से आयन में नहीं बदलते हैं, मतलब ये सब आपके क्या हो गए, दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना जरूरी है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। फिर आपको ये समझना है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी एग्जाम्पल्स का। अब अपन बात करते हैं धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में। धात्विक चालकता, धात्विक चालकता मेटालिक कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, इसको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास कोई मेटल है, सपोज मान लो आपके पास आयरन है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है। तो ये आयरन जो है ये स्टेबल अवस्था में क्या होता है, Fe2+ अवस्था में होता है। ये 2+ अवस्था में है, मतलब इसने क्या करा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो जैसे सपोज मान लो आपके पास आयरन का इतना बड़ा एक टुकड़ा है, तो इसके अंदर जो ये मेटल है ये अपने आयन के फॉर्म में होती है, कैटायन के फॉर्म में होती है, मतलब इस पर 2+ चार्ज होता है। तो ये जितनी भी मेटल है, ये इसके अंदर जितना भी Fe है वो सब Fe2+ अवस्था में रहने वाला है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने जो रिलीज़ करे, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके अंदर इस तरीके से फ्री हो गए। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहेंगे अपन, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ लेना बात को। और ये मेटल जो होती है, जो धनायन जो है मेटल का आपका ये होता है कैटायन, जिसको अपन कहते हैं, इसको कहा जाता है कर्नल। क्या कहा जाता है इसको, कर्नल। इसको कर्नल्स कहते हैं। तो ये सारे कर्नल्स यहाँ पर हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब किसी मेटल में ये इलेक्ट्रॉन इस सिरे से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुआ और यहाँ से मूव करते हुए कहाँ गया, यहाँ तक गया, तो इसी की वजह से इनके अंदर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
और विद्युत धारा इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है इन धातुओं के अंदर, तो आप कह सकते हो कि धात्विक चालकता जो होती है वो किसकी वजह से आती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, या आप ऐसा कह सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में चालकता आती है। अब कोई पदार्थ कुचालक है, इसका सीधा मतलब है कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए उसके अंदर क्या है, चालकता नहीं है। कोई भी पदार्थ चालक है, कोई भी धातु चालक है, तो उसको अपन कहेंगे धात्विक चालकता। धात्विक चालकता का कारण क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी धातु जो होती है वो अपने पॉजिटिव यानी कैटायन के फॉर्म में होती है, तो उस धातु का जो कैटायन होता है, धनायन गोला जो होता है, उसको कहा जाता है कर्नल्स। और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो सारे फ्री रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के टुकड़े में गतिशील होते हैं और इसी के कारण किसी भी मेटल के अंदर क्या आती है, चालकता आती है। और इस प्रकार की चालकता जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, धात्विक चालकता कहते हैं। अभी धात्विक चालकता के बारे में और भी बातें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब मैं आपको धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता का डिफरेंस समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं कुछ बातें भी समझा रहा हूँ। एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो चालकता आती है वो किसकी वजह से आती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझना है कि क्या जब धातु के अंदर चालकता आती है यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या उसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तब भी ये लोहे का टुकड़ा किस अवस्था में रहेगा, Fe2+ के अंदर इसके आयरन जो है वो Fe2+ अवस्था में रहने वाले हैं। और जब आप इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तब भी ये Fe2+ ही रहने वाला है। इस मेटल के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, केवल इस इलेक्ट्रॉनों में क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत धारा हुई है। आप कोई तार को देख के बता सकते हो, जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के तार जो ऐसे लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर कोई इंसुलेटर वगैरह लगा हुआ नहीं होता है, तो उसके अंदर आप देख के बता सकते हो कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। कोई केमिकल चेंज आपको दिखाई देता है क्या, वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन आपको दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती है। कैसे पता चलेगा, जब आप उसको टच करोगे, है ना, ऐसा करना नहीं है तो तब जाके पता चलेगा। मतलब सिर्फ आप देख के नहीं बता सकते हो कि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी इसके लिए कि जो धात्विक चालकता होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आती है, और जब धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर है कि क्या जब धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब क्या पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, क्या इसमें पदार्थ का मूवमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे ये Fe2+ यहीं पर है, ये वाला Fe2+ यहीं पर, ये वाला Fe2+ यहीं है। अभी मैंने कहा है कि यहाँ पर चालकता जो है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आती है, पदार्थ की गति के कारण नहीं आती है। मतलब आपका पदार्थ जो है वो गतिशील नहीं होता है, मतलब यहाँ पर पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इस सिरे से इस सिरे तक पदार्थ नहीं गया है। ये कर्नल तो वही है, कर्नल तो वही है, कौन गया है, इलेक्ट्रॉन गया है। मतलब जब धात्विक चालकता आती है तब पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। ये आपको एक और इम्पोर्टेंट बात समझ में आ गई। अगली बात देखते हैं आपको क्या समझनी इसके लिए, वो ये है कि क्या यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ ये पॉइंट नोटिस करना आप, क्योंकि अपन कंपेयर करने वाले हैं। अभी मैं आपको धात्विक चालकता के बारे में समझा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप मैं आपको विद्युत अपघटनीय चालकता के लिए भी समझाऊंगा। क्या क्या पॉइंट मैंने आपको इसके लिए समझा दिए हैं वो मैं यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा साइड में नोट करता चलता हूँ, ताकि अपने को बाद में जब अपन वो पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय चालकता उससे कंपेयर कर सके। पहली चीज़ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहाँ पर क्या ही चालकता आई, ठीक है, गति से चालकता। शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, कि इलेक्ट्रॉन गति से यहाँ पर क्या आई, चालकता आई, ठीक है। एक चीज़ तो अपन ने ये सीख ली। दूसरी चीज़ अपन ने यहाँ पर क्या सीखी है कि जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो सेकेंड बात अपन ने पढ़ लिया, रासायनिक परिवर्तन नहीं। ठीक है। फिर थर्ड बात अपन ने समझी है कि यहाँ पर पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, तीन बातें अपन ने सीख ली। चौथी बात अपन सीखते हैं कि यहाँ पर अगर अपन इस मेटल का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है फास्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा देखने तो ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ तक फटाफट से पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पर विद्युत धारा भी फटाफट पहुँचेगी, क्योंकि ले जाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर होना ये चाहिए कि इसकी चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न समझे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट कि
ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो धात्विक चालकता का मान जो होता है वो कम होता है। कारण समझो, होता क्या है कि जब आप एनर्जी देते हो तो भाई एनर्जी जो है वो केवल क्या इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगी क्या, ये एनर्जी इन कर्नल्स को भी मिलेगी। तो कर्नल अभी कोई गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कर्नल्स जो है ये भी क्या करने लगेंगे, गति करने लग जाते हैं। अब ये कर्नल जब गति करने लग जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन के जो गति में बाधा उत्पन्न करेंगे। जब ये निकलेंगे तो ये बीच में आ जाएंगे, इनको निकलने नहीं देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, इन कर्नल में गतिशीलता आने की वजह से। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये कर्नल जो है, धात्विक कर्नल आपको दिख रहे हैं या कैटायन जो आपको दिख रहे हैं, इनमें भी गतिशीलता आ जाती है। उसकी वजह से इस चालक की यानी इस धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता बढ़ गई मतलब सीधी सी बात है किसकी चालकता जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको समझ में आता है कि जब ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने से जो धात्विक चालकता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ताप बढ़ाने से चालकता कम हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं, और भी बातें इसके लिए समझना है अपने को। अब यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हो कि यहाँ जो प्रतिरोधकता जो आई है वो किसकी वजह से आई है, कर्नल्स की वजह से आई। तो यहाँ लिख सकते हो कि जो धात्विक चालकता होती है उसके अंदर प्रतिरोधकता जो आती है, प्रतिरोधकता जो आती है वो किसकी वजह से आती है, कर्नल्स की वजह से आती है। ठीक है, कैटायंस भी लिख सकते हो आप, कर्नल्स भी लिख सकते हो, कर्नल्स की वजह से प्रतिरोधकता आती है। तो ये तो बात हुई धात्विक चालकता की। अब अपन बात कर लेते हैं विद्युत अपघटनी चालकता की। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। आपको एग्जाम में इनमें डिफरेंस पूछा जाएगा, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर मैंने देखो धात्विक चालकता के बारे में जो बातें समझाई है वो यहाँ लिखी है। अब अपन इसको कंपेयर करके देखते हैं विद्युत अपघटनी चालकता के साथ। विद्युत अपघटनी चालकता, जब कोई विद्युत अपघटनी जो होता है वो विद्युत का प्रवाह करने लग जाता है तब उसको विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता कैसे आती है इसको थोड़ा सा अगर समझे तो विद्युत अपघटनी सेल आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अपन क्या करते हैं कि एक चेंबर लिया, उसके अंदर यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक आपका एनोड हो गया, एक आपका कैथोड हो गया। यहाँ आपको एक सेल लगाना पड़ेगा, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना होती है क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो गया, एक आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉजिटिव होता है वो आपका यहाँ एनोड होता है, एनोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव होता है वो आपका यहाँ पर कैथोड होता है जब अपन विद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं। और यहाँ अपन ने कोई विद्युत अपघटनी ले लिया, ठीक है। तो अब आपका एनोड जो है यहाँ पॉजिटिव है, तो विद्युत अपघटनी जो है इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। शॉर्ट में समझा देता हूँ, तो जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, एनोड की तरफ जाएगा और इस पर जाकर एडजॉर्ब हो जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव है। तो इस तरीके से विद्युत अपघटन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं विद्युत अपघटन। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो जो विद्युत धारा, अगर सपोज मान लो इसका जस्ट उल्टा करते हैं, उल्टा अगर अपन करें तो विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये जो एनर्जी आती है वो किसके जैसे आ रही है, ये आयन जो है ये इलेक्ट्रोड की तरफ क्या, तो यहाँ ये समझ में आता है कि ये पॉजिटिव जो है कैथोड की ओर जा रहा है, नेगेटिव जो है एनोड की तरह जा रहा है। मतलब आयन जो होते हैं जब इनका मूवमेंट होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है, पहली चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ जाती है विद्युत अपघटनी चालकता किसको कहोगे कि जब किसी विद्युत अपघटनी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसको अपन विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में या घुली हुई अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं उनको विद्युत अपघटनी कहते हैं, और इस प्रकार की चालकता विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। तो विद्युत अपघटनी चालकता जो है वो किसकी वजह से आई है, यहाँ पर सबसे पहली बात कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ कहा कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आती है, यहाँ किसकी वजह से आती है, आयन की गति के कारण आती है। तो विद्युत अपघटनी चालकता जो होती है वो धनायन और ऋणायन की गति के कारण आती है, गति के कारण आती है, ठीक है। फिर सेकेंड बात यहाँ पर आती है कि क्या यहाँ पर जब विद्युत अपघटनी चालकता है, जब विद्युत अपघटन में चालकता उत्पन्न हो रही तो क्या यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है उसको समझना कि इस विद्युत अपघटनी के अंदर जो ऋणायन है वो क्या करेगा, जब इस कैथोड पर आएगा तो इसके पास माइनस है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, दान कर रखा है। तो ये इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को वापस गेन करेगा, उदासीन हो जाएगा और यहाँ पर तली में आकर बैठ जाएगा। इस तरीके से ये पॉजिटिव आयन भी कहाँ जाएगा, इस कैथोड के पास जाएगा। ये इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसलिए इस पर पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उदासीन हो जाएगा यहाँ पर आकर।
ये नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, गेन कर रखा है, ये यहाँ आकर दान कर देगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आयन जो है ये क्या हो रहा है, उदासीन होते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर लिखना है कि जो विद्युत अपघटनीय चालकता होती है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर थर्ड बात अगर बात करें तो क्या यहाँ पर पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है, तो बिल्कुल आयन क्या है, पदार्थ ही तो है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है तो ये नेगेटिव क्या है, SO4 माइनस, SO4 पर 2 माइनस है, और ये पॉजिटिव क्या है, Cu2 प्लस, तो ये Cu क्या है, पदार्थ है, SO4 क्या है, पदार्थ है। तो ये आयन के फॉर्म में पदार्थ का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, मतलब विद्युत अपघटनीय चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण भी क्या होता है, हो जाएगा। पॉजिटिव लिखो, पदार्थ का स्थानांतरण होता है। चलिए अगली चीज देखते हैं, ताप बढ़ाने पर यहाँ पर किस तरीके से चेंज होने वाला है। तो देखो यहाँ पर प्रतिरोध तो उत्पन्न करने वाला कोई है नहीं, इलेक्ट्रोड तो इनकी जगह स्थिर है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, ये आयन जो है इनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। आयन के साथ साथ और किसी की गतिशीलता यहाँ पर नहीं बढ़ने वाली है, केवल आयन की गतिशीलता बढ़ेगी। और अपन जानते हैं कि विद्युत अपघटनीय चालकता जो है वो आयन की गति के कारण ही आती है। तो जब ताप बढ़ाओगे तो इन आयनों की गतिशीलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और गतिशीलता बढ़ जाएगी मतलब सीधी सी बात है कि इनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। वहां पर एक बात करोगे तो ताप बढ़ाने पर चालकता जो होती है वो कम हो जाती है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लास्ट की बात है, यहाँ पर ने कहा था कि यहाँ जो प्रतिरोध आता है वो किसकी वजह से आता है, कर्नल की वजह से आता है। यहाँ प्रतिरोध किसकी वजह से आएगा, तो जो विद्युत अपघट्य हैं, जिस विलायक के अंदर आप इनको घोल रहे हो, जैसे आपने इनको पानी के अंदर घोला है या कहीं भी आपने घोला है, तो इनका जो अंतराणुक आकर्षण बल है वो कितना है। अगर इनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से ये मूव नहीं कर पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे। तो विलायक के साथ, इन विद्युत अपघट्य का विलायक के साथ आकर्षण बल जो है वही इनका क्या है, प्रतिरोध का यहाँ पर काम करता है। आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा यहाँ प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब आकर्षण बल अगर ज़्यादा होगा तो इन आयनों की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ अट्रैक्शन में है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का काम कौन करता है, जो विलायक है जिसके अंदर आपने विद्युत अपघट्य को क्या किया हुआ है, डिसोल्व किया हुआ है, उसके और विद्युत अपघट्य के बीच में लगने वाला अंतराणुक या इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसी को अपन यहाँ पर प्रतिरोध कहते हैं, वही यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो ये इनके कुछ डिफरेंस हो गए। मैंने आपको विद्युत अपघटनीय चालकता अच्छे से समझा दिया है, धात्विक चालकता समझा दिया। दोनों में इतना डिफरेंस समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघटनीय चालकता क्या होती है और धात्विक चालकता क्या होती है। चलिए आगे आज अपन कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को, उसको भी समझ लें। एक पॉइंट और आपका बन जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा कि जो धात्विक चालकता का मान जो होता है वो विद्युत अपघटनीय चालकता से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ मैं अधिक लिख देता हूँ, इसका मान जो होता है वो धात्विक चालकता से क्या होता है, कम होता है। पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको जो है इसका जो डिफरेंस है वो PDF के रूप में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। तो मैंने यहाँ पर कहा, इसका रीज़न भी समझा देता हूँ। मैंने कहा धात्विक चालकता का मान जो होता है वो विद्युत अपघटनीय चालकता से अधिक होता है। तो बहुत सिंपल फंडा है इसका, आपको उसको कैसे समझना है। मैंने भी कहा कि धात्विक चालकता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आती है। अब इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का छोटा सा आयन, आपका आयन तो कहेंगे नहीं उसको, एक कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है ऋणावेश को। तो एक छोटा सा आपका कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, ठीक है। एक पार्टिकल समझ सकते हैं, कंपाउंड भी एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका वेट जो होता है वो कम होता है। किसकी कंपेयर में, आयन के कंपेयर में। आयन जो है ऋणायन है, धनायन है, ये तो कॉपर है, भारी होगा, SO4 भी थोड़ा भारी होगा एक इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है। और आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर जो गतिशीलता है, मतलब जो चालकता है वो इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से आ रही है। तो आप खुद सोचें कि एक दुबला पतला इंसान है और एक बहुत मोटा इंसान है, तो अगर दोनों की रेस करवाएं तो कौन जीतने वाला है। दुबला पतला इंसान फास्ट भागेगा, मोटा तो भाग नहीं पाएगा, थोड़ी सी देर में उसको जो है सांस फूल जाएगी, स्टेमिना उसका कम हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, ये छोटा सा एक पार्टिकल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर चालकता आती है, इसलिए इसका चालकता का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि ये कम द्रव्यमान होने की वजह से इसकी गति आयनों की कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ लिख सकते हो कि जो धात्विक चालकता होती है उसका मान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण आती है। और विद्युत अपघटनीय चालकता का मान धात्विक चालकता से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर चालकता आयनों के कारण आती है, और आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में भारी होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन की, ठीक है। 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में भी आप लोगों ने ये पढ़े होंगे। सबसे पहला डेफिनेशन जो है अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा का।
विद्युत धारा आप सब लोगों को डेफिनेशन पता होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से इनकी बात करने वाला हूँ। विद्युत धारा जो है उसकी अगर बात करें तो उसको आई से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो आई से अपन इसको डिनोट करते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा होती क्या है, तो समय के साथ साथ कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब समय में परिवर्तन के लिए अपन डेल्टा या डेल यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्मॉल डी कम परिवर्तन होता है तो डी यूज़ करते हैं, स्मॉल डी ज़्यादा परिवर्तन होता है तो डेल्टा। तो मैं समय परिवर्तन के साथ साथ उसमें कितना आवेश जो है वो प्रवाहित हो रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी परिपथ में कितने समय में कितना आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो I इज इक्वल टू होता है Q/T। ये स्मॉल डी तो परिवर्तन के समय में परिवर्तन के साथ साथ उसके आवेश में कितना परिवर्तन हो रहा है, बस वही I से डिनोट किया जाता है। यदि आप इसको थोड़ा और आगे अपन समझना चाहें तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है, जिसको ऐसे लिखा जाता है, एम्पियर लिखा जाता है। यदि आप 1 सेकेंड में, टाइम अगर मैं 1 सेकेंड का ले लेता हूँ, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश आप प्रवाहित करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसके अंदर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करी है। तो 1 एम्पियर मतलब आप समझ जाओगे कि 1 सेकेंड में आपने उसके अंदर 1 कूलाम आवेश अगर परिपथ में प्रवाहित हो रहा है तो उसी को अपन 1 एम्पियर भी कहते हैं। तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की क्या होती है, इकाई होती है, और इसी को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला डेफिनेशन देखते हैं। जो इसका जस्ट अपोजिट जो दूसरा डेफिनेशन होता है वो होता है आपका प्रतिरोध। रेसिस्टेंस की अगर बात करें, प्रतिरोध की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो कोई भी चालक है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस विद्युत धारा प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, कोई ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसमें रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये जो रुकावट होती है उसी को अपन प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध या रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसको R से अपन डिफाइन करते हैं। अब यहाँ आपको समझ में आ गया प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। विद्युत धारा मतलब आपका जो किसी परिपथ के अंदर कितने समय में कितना आवेश जो है उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और इस आवेश के प्रवाह को जो रोकने वाला रुकावट जिसकी वजह से होती है, रुकावट को ही अपन प्रतिरोध कहते हैं, R कहते हैं। अब इस I और R में एक संबंध होता है, इस संबंध को आप तीसरी डेफिनेशन से समझ सकते हो। जो तीसरी डेफिनेशन तो क्या कहेंगे, एक रूल्स है ओम का नियम, जिसको अपन कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है, उससे आप I और R जो प्रतिरोध होता है और ये जो विद्युत धारा होती है इनमें क्या संबंध होता है उसको आप समझ सकते हो। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में बहने वाली जो धारा और I का मान जो होता है उस परिपथ के दोनों सिरों पर लगने वाले विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब धारा आप जितनी ज़्यादा उसके अंदर प्रवाहित करने वाले हो, उन दोनों सिरों का जो विभवांतर आने वाला वो भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। मतलब विद्युत धारा I और विभवांतर V दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यही आपका ओम का नियम है। जब अपन समानुपाती का साइन हटाते हैं, यहाँ समानुपाती का साइन जब हटाया तो यहाँ इज इक्वल टू आ गया, और यहाँ एक स्थिरांक आता है जिसको अपन प्रतिरोध R से लिखते हैं, R, ठीक है। तो I इज इक्वल टू RV, ठीक है। अब यहाँ अगर आप R का वैल्यू निकालना चाहो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा I/V। तो ये संबंध हो गया I और R के अंदर। ओम के नियम से आप ये संबंध भी पता कर सकते हो। ओम का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये भी आपसे अलग से एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटी सी डेफिनेशन है तो ये आपको कम मार्क्स में टिप्पणी में पूछा जा सकता है। तो आपको ओम का नियम भी पता होना चाहिए कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का मान जो होता है उसके दोनों सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का साइन हटाया तो यहाँ स्थिरांक आ गया R इज इक्वल टू I/V अपन लिख सकते हैं। अब प्रतिरोध आपने समझ लिया है, तो यहाँ अपन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन समझने वाले हैं। ये आपसे पूछी जाएगी, ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या होता है, प्रतिरोध मैंने आपको अभी समझाया था, उसी से अपन विशिष्ट प्रतिरोध निकालने वाले हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो इसको समझने के लिए प्रतिरोध को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास कोई तार है, इतना बड़ा आपके पास एक तार है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो इसके प्रतिरोध की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ये लंबाई बढ़ती जाती है, तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, सपोज मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसको मूव करके यहाँ तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। सब दूसरी कंडीशन में अपन तार की लंबाई थोड़ी और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर प्रतिरोध कितना कहाँ ज़्यादा होगा। तो तार जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इतना सा अगर तार है तो इसके अंदर प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तार ज़्यादा लंबा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो मतलब सीधी सी बात है कि तार की लंबाई जब हम बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ प्रतिरोध भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सीधी सी बात है, छोटा सा रास्ता अगर इतना सा आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है और बीच में कोई ट्रैफिक भी अगर है तो यहाँ से यहाँ तक आप जल्दी पहुँच जाओगे,
और ट्रैफिक अगर इतने लंबे रास्ते पूरे रास्ते में है तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जितना ज़्यादा लंबा रास्ता होगा ट्रैफिक भी आपको उतना ही ज़्यादा मिलने वाला है। सीधी सी बात, आपको ऐसा भी समझ सकते हो। तो प्रतिरोध R से अपन डिनोट करते हैं, और अगर ये तार की जो लंबाई है, इस तार की लंबाई को अगर मैं स्मॉल l से डिनोट करता हूँ तो यहाँ समझ में आता है कि जब आप तार की लंबाई बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। मतलब प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती हो गया तार की लंबाई l के। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझना। फिर दूसरी बात, अपन तार को अब मोटाई की बात कर रहे थे। तार आपका इतना मोटा है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट जिसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को मैं a से डिनोट करता हूँ। तो पहले तार आपका इतना मोटा है और अब तार को मैंने और मोटा कर दिया, इतना मोटा तार कर दिया, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी मैं a मान लेता हूँ। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ मूव कर रहा है। तो देखो क्या होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अगर कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने में क्या होगा, परेशानी होगा। मतलब यहाँ पर जैसे सपोज मान लो कि पतला रास्ता है, सिंगल रोड है, तो उस पर आपको ट्रैफिक क्या है, ज़्यादा मिलने वाला है। और अगर आपका हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो ट्रैफिक क्या होगा, कम मिलेगा। तो चौड़ा होने की वजह से ट्रैफिक कम मिल रहा है, मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाओगे प्रतिरोध आपका उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि जो प्रतिरोध है ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया के यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर बात करूं तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर अगर लिखते हैं तो R समानुपाती हो जाएगा L/A। लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा कि R समानुपाती हो जाएगा L/A। अब यहाँ पर अपन इस समानुपाती के साइन को तो जब ये समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है जिसको अपन लिखते हैं रो। इसको रो कहा जाता है L/A। इस रो से ही आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ये स्थिरांक आपका रो है और इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये एक डेफिनेशन अगर आप समझ गए तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। रो यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो रो का वैल्यू निकालो तो RA/L हो जाएगा। RA/L इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, रो। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ अपन क्या करते हैं कि अगर जो तार की लंबाई है उसको अपन ने यहाँ पर सपोज मान लो 1 मीटर ले लिया, ठीक है, और या सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, और ये जो आपका क्षेत्रफल है, एरिया जो है, इसको अपन ने ले लिया 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू रखूँ, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 1 घन सेंटीमीटर। टोटल एरिया अगर निकालूंगा तो कितना जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर। तो यदि तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और उस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 1 रखूँगा, यहाँ भी 1 रखूँगा, तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो। तो देखो यहाँ से डेफिनेशन निकलेगा कि 1 घन सेंटीमीटर जो चालक होता है, टोटल चालक आपके पास कितना हो गया, 1 घन सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो लेंथ थी और 1 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्या था, एरिया था। तो टोटल कितना हो गया, 1 घन सेंटीमीटर। तो 1 घन सेंटीमीटर चालक का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और प्रतिरोध, अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज जो आपको निकालना होती है वो होती है इकाई निकालना, कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा था। डेफिनेशन तो समझ में आ गई ना, पहले प्रतिरोध के बारे में आप सोल्व कर लें, वहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध निकलेगा। तार की लंबाई को आपने ए ले लिया, 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको 1 वर्ग सेंटीमीटर ले लिया, तो आपका आ गया R इज इक्वल टू रो। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि 1 घन सेंटीमीटर चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ गया। तो वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसकी इकाई निकालना है तो इकाई फॉर्मूले से निकलती है। जो प्रतिरोध होता है उसकी इकाई अभी मैंने आगे बताई नहीं थी, मैं अभी बता देता हूँ। उसकी इकाई जो होती है ओम होती है। तो प्रतिरोध को अपन ओम लिखते हैं और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और जो लंबाई थी वो हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, ओम सेंटीमीटर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसकी इकाई आपकी हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। तो ये इकाई निकाल ली अपन ने, डेफिनेशन मैंने बता दिया विशिष्ट प्रतिरोध का, और फॉर्मूला जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब फॉर्मूला आपका हो जाएगा रो इज इक्वल टू RA/L। अब जब आपको विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आता है तो विशिष्ट चालकता को समझना बहुत आसान है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो सबसे पहले विशिष्ट चालकता से पहले मैं आपको नॉर्मल बात करूं
एक अपन ने पढ़ा प्रतिरोध, एक अपन ने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी जो धातु है उसके अंदर जो विद्युत का प्रवाह हो रहा है उसमें जो रुकावट है उसको अपन प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जस्ट उल्टा क्या होता है? चालकता। धारा के प्रवाह को चालकता कहते हैं और धारा के प्रवाह की रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अगर प्रतिरोध को मैं R से डिनोट करूं और चालकता को C से डिनोट करूं तो चालकता C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का उल्टा, यानी 1/R। सीधी सी बात है। तो इसी तरीके से जब प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। अब चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता, इसको कप्पा से डिनोट किया जाता है, कप्पा। अब ये कप्पा जो होता है के जैसे ही बनता है ना, ऐसे इस तरीके से कप्पा होता है। जिस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं और विशिष्ट चालकता को कैसे लिखते हैं? कप्पा से लिखते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा मतलब 1/ρ, ऐसा आप लिख सकते हो। डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन क्या होता है? देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन मैंने क्या कहा था कि 1 घन सेंटीमीटर चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो चालकता में आप क्या लिखोगे? 1 घन सेंटीमीटर चालक की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 घन सेंटीमीटर चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है और 1 घन सेंटीमीटर चालक की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। और ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होती है। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ अपन लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। कप्पा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1/ρ। तो रो की जगह अपन लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L। तो ये हो जाएगा, L ऊपर चला जाएगा तो मैं सीधा लिख सकता हूँ L/RA, उल्टा लिख दो। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा L/RA। अब यहाँ पर इसकी इकाई अगर निकालना चाहें अपन, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई अगर निकालेंगे तो L जो होता है, लेंथ जो होता है, ये तो होता है आपका सेंटीमीटर, ठीक है। R जो है ये आपका ओम है और ये जो A है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, ये अपोन में ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो उसका अपोजिट आया, इसकी क्या आई थी? ओम सेंटीमीटर, इसकी क्या आ गई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आपको विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, ये सब आपको निकालना आ जाएगा। विशिष्ट चालकता समझ लें आप, ये फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज होगा। सवाल में कभी कभी आपको प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा, तार की लंबाई और ए दिया हुआ रहेगा और आपसे विशिष्ट चालकता पूछी जाएगी, या फिर आपको विशिष्ट चालकता दी हुई रही, तार का लेंथ और सेक्शन एरिया दिया हुआ रहे और आपसे प्रतिरोध पूछा जाए। तो इस तरीके से सवाल आएगा, तब आपको ये जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको समझ लें कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, ये समझ लें। और आगे डेफिनेशन है 2 और समझनी है अपने को, तुल्यांक की चालकता भी समझनी है और मोलर चालकता भी समझनी है। 2 डेफिनेशन और समझ लेते हैं। ये तो अभी जो अपन ने बात करी है ये धात्विक चालकता की बात करी है। यदि अपन विद्युत अपघट्य की चालकता की बात करें तो वहाँ तो कोई तार वार रहेगा नहीं, जो लेंथ ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, तब अपन वहाँ क्या करेंगे कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो किसी विलियन के अंदर होते हैं, तो उस विलियन का अपन एरिया ले लेंगे 1 घन सेंटीमीटर एरिया, 1 घन सेंटीमीटर आयतन ले लेंगे, आयतन ले लेंगे उसका। वहाँ अपन ने यहाँ एरिया लिया है, वहाँ अपन क्या ले लेंगे? आयतन ले लेंगे। तो इसके बेसिस पे ही समझना है 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आपको समझना है कि कितने आयन उपस्थित है। अगर आयन की मात्रा को अपन मोलरिटी में लेते हैं, मोल में लेते हैं, तो वो चालकता जो है वो कहलाएगी मोलर चालकता। क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। डेफिनेशन को समझेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। मोलर चालकता क्या होती है? तो अब ये धात्विक चालकता विद्युत अपघट्य की वजह से आती है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि 1 मोल विद्युत अपघट्य, मोलरता में ले रहे हैं अपन, विद्युत अपघट्य की सांद्रता का में ले रहे हैं मोलरता में। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य को, यदि विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर आयतन में घोला जाता है, ठीक है। मान लो आप ये समझ लो कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन के अंदर आपका 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है, तो वहाँ जो आयन उत्पन्न होने वाले हैं उन आयनों की वजह से जो चालकता आएगी उसको अपन मोलर चालकता कहते हैं। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर विलियन में घोलने पर उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। क्योंकि जैसे विद्युत अपघट्य को आप विलियन के अंदर घोलोगे वो क्या हो जाएगा? आयन में टूट जाएगा। और आपके पास विद्युत अपघट्य कितना है? 1 मोल। उसको मिलाना कितने में? 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर, कुल मिला के ये होता है। तो 1 घन सेंटीमीटर के अंदर यदि आप 1 मोल विद्युत अपघट्य मिला रहे हो और वहाँ जो आयन होने वाले हैं, उत्पन्न होने वाले, जितने आयन वहाँ बनने वाले हैं, उन सभी आयनों की चालकता जो है वो मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता की अगर बात करें तो इसको लैम्बडा
एम से, स्मॉल एम मोलर चालकता के लिए एम यहाँ पर लिखते हैं, तो स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है। और ये इज इक्वल टू होता है, इसका जो है विशिष्ट चालकता से एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है उसको समझो कि मोलर चालकता इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी। वी यहाँ पर ऐसा विलयन है, विलयन का वह आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। आप ये लिख सकते हो वी की जगह यहाँ पर। अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो लेमड़ा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी की जगह अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ तो इसकी मोलरता जो है वो कितनी है, एम। मतलब ये बोल सकते हो कि 1 लीटर के अंदर यानी 1000 ml के अंदर 1 मोल विद्युत पदार्थ उपस्थित है। मोल मतलब मोलरता एम है ना, मतलब ऐसा विलयन जिसकी मोलरता कितनी है, 1 मोल है, तो मोलरता के लिए अपन ने एम लिख दिया। तो कप्पा इंटू 100/m आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपको बार बार इसका यूज़ करना पड़ेगा, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्ट चालकता में और मोलर चालकता में क्या संबंध होता है, तो ये संबंध अपन ने यहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ इसका जो है इकाई पूछी जाती है कि जो मोलर चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो इकाई आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कप्पा की अगर बात करें तो इसकी अपन ने निकाली थी, विशिष्ट चालकता की इकाई अपन ने निकाली थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये 100 है, घन सेंटीमीटर इसको अपन कह सकते हैं, लीटर भी बोल सकते हैं, घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ये आपका है। और मोल इनवर्स है, अपॉन में है तो इसको अपन मोल इनवर्स को ऊपर लिखें। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -1 है और ये +3 है, तो ये कितना बचेगा, इसको कर लेते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये आपकी जो मोलर चालकता होती है उसकी इकाई होती है। अब मोलर चालकता अगर समझ में आ गई है तो सेम टू सेम ऐसी ही तुल्यांकी चालकता होती है, उसको समझा देता हूँ तो उससे ये भी थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगी। नाम से समझ में आता है, तुल्यांक भार का अपन यूज़ कहाँ करते हैं, जब अपन नॉर्मलिटी मैंने पढ़ा था, आपको सेकेंड यूनिट में नॉर्मलिटी मैंने पढ़वाया था, नॉर्मलता पढ़ाया था, तब बताया था मैंने। तो बस यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं है। यदि आप क्या करो, डेफिनेशन को चेंज कर दो, आपके पास वही है, आयतन तो उतना ही लेना है आपको, 1 घन सेंटीमीटर आयतन आपको लेना है, ठीक है, विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में। अब विद्युत अपघट्य की मात्रा आप कितनी मिलाओगे, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। बस डेफिनेशन यहाँ से लिखोगे, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर आयतन में मिलाने पर उत्पन्न आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। वहाँ आपको क्या लिखना है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर विलयन में मिलाने पर जो आयन उत्पन्न होगी उनकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यहाँ क्या लिख दो, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर आयतन में घोलने पर जो आयन उत्पन्न होता है उसी को अपन तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो इसका भी विशिष्ट चालकता से संबंध होता है, इसको अपन डिनोट करेंगे लेमड़ा EQ से। इक्विवेलेंट के लिए EQ लिखा जाता है, ये इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी। वी यहाँ पर ऐसा आयतन है जिसके अंदर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित है। तो वी की जगह अपन लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन, अब n नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी, n लिखेंगे अपन। बस इसका यूनिट निकाल लो, इकाई क्या निकलने वाला कप्पा का, तो वही होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मेलिटी के लिए अगर बात करें तो ये होता है आपका ग्राम तुल्यांक, इसको क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। वो मोल इनवर्स था, ये क्या होता है, ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ठीक है। ये स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तो ये आपका किसकी इकाई आ गई, तुल्यांकी चालकता की इकाई आ गई। एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो आपको यदि पूछा जाए कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध होता है, तो देखो जो तुल्यांकी चालकता होती है EQ इज इक्वल टू, ये होता है आपका लेमड़ा यानी मोलर चालकता अपॉन जो विद्युत अपघट्य होता है उस पर कितना आवेश उपस्थित है, उसकी आवेश की मात्रा को अगर स्मॉल n से डिनोट करें, जैसे मान लो कोई एक विद्युत अपघट्य उस पर 2+ चार्ज है, तो वो आवेश किसी एक विद्युत अपघट्य यानी उसके आयन पर कितना चार्ज उपस्थित है वो यहाँ अपॉन में आता है, उससे आप निकाल सकते हैं। सवाल में आपको जैसे मान लो मोलर चालकता दी हुई है तो उसमें उसका जो विद्युत अपघट्य है उस पर कितना चार्ज है, 2+ है या 2- है, जो भी है 2 है, बस जितना चार्ज है उससे उसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाती है आपकी तुल्यांकी चालकता आ जाती है। मोलर चालकता को विद्युत अपघट्य पर उपस्थित आवेश की मात्रा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपकी तुल्यांकी चालकता आ जाती है और ये इसका यूनिट होता है। तो इतना सब आपको सीखना है, आप मेहनत करें मेरे साथ साथ, NCERT की बुक उठाएं, वहाँ से ये सारी डेफिनेशन पढ़ें। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है छोटे मोटे थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो न्यूमेरिकल में आपको समझाने वाला हूँ। और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें बचा हुआ है कोलराश का नियम,
उसको पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे और ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।